हेलो एवरीवन, मैं हूँ फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के इंटरनल बहुत सारे इश्यूज़ इस वक़्त हैं। पॉलिटिकल क्राइसिस है, इकोनॉमी की क्राइसिस है, एक तरफ फ्लड है। लेकिन इसके बावजूद हमारी तवज्जो या हमारा फ़ोकस इसके बजाय कुछ और चीज़ों के ऊपर है। हमें बाकी दुनिया की तो बड़ी फ़िक्र है, वो अफ़गानिस्तान हो, फ़लस्तीन हो, कश्मीर इश्यू हो या और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हो जो पूरी दुनिया में चल रहे हैं। लेकिन अगर नहीं तो फ़िक्र इन मसाइल की नहीं। लोगों की ज़िंदगियाँ दिन-ब-दिन मुश्किल होती जा रही हैं और इसके लिए कोई काम करने वाला ऐसा लगता है कि सारे लोग अपने ही कुछ चीज़ों में मसरूफ़ हैं। इन सारे मुद्दों के ऊपर आज बात करेंगे और इसके लिए मुझे जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम यूके डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। थैंक यू फॉर डॉक्टर साहब, हैविंग। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, एक चीज़ तो ये बताइएगा, यकीनन आप पाकिस्तान बल्कि इस रीजन के बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपने नज़र रखी हुई होती है। इस वक़्त पाकिस्तान एक ऐसे क्राइसिस से गुज़र रहा है, बल्कि गुज़र क्या रहा है, हम मज़ीद गहराई की तरफ चलते जा रहे हैं। क्या आपको नज़र आता है, आप यहाँ पे मतलब पाकिस्तान में आप रह चुके हैं, पॉलिटिक्स भी की है, एजुकेशन भी ली है। क्या आपको नज़र आता है कि कौन-सी ऐसी हम बड़ी-बड़ी गलतियाँ करते हैं या उसको सुधारते नहीं हैं कि हम इस लेवल पे पहुँचे जिसमें आज हम खड़े हैं? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहला तो ये है मसला कि तमाम सियासी पार्टियाँ जो हैं, इंक्लूडिंग दोज़ हू बिलॉन्ग टू द रूलिंग क्लासेस और वो भी जो वर्किंग क्लास की रिप्रेजेंटेटिव पार्टियाँ हैं, किसी ने भी आज तक पाकिस्तान में रिफ़ॉर्म की जगह रिवॉल्यूशन का नारा नहीं दिया। यानी कि बेसिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है, उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेज़ लाने के लिए जो है कोई मूवमेंट वहां पे पाकिस्तान में नहीं चली। दूसरे लफ्जों में पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की हाइट्स है, उनकी जो कमांडिंग कंट्रोल है, वो मुंतकिल नहीं हुई पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की बिग ब्यूरोक्रेसी के हाथों से अवाम की तरफ वो मुंतकिल नहीं हुई। यही वजह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसको, क्योंकि पाकिस्तानी इकोनॉमी तो कभी भी ऐसी सूरत हाल में नहीं रही कि वो को बहुत बड़ी सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी हो। थोड़ा बहुत टेक्सटाइल है, कपास है और चीजें हैं, उसके अलावा तो पाकिस्तान ने कभी सीरियसली अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाया ही नहीं। यानी कॉटेज इंडस्ट्री को एनरिच नहीं किया, जिसकी बेसिस पे स्मॉल इंडस्ट्रीज खड़ी होती और फिर हुँ, स्मॉल इंडस्ट्रीज की बेसिस के ऊपर हैवी इंडस्ट्री लगती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह से एग्रीकल्चर को जो है वो इंडस्ट्रियलाइज नहीं किया गया, यानी कि एग्रो बेस्ड इकोनॉमी जो है उसके उसको मैकेनाइज नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज भी वहां पे वो बैल हल चला रहा है और हाथ से लोग जो है वो चावल को ऐसे ऐसे करके तो अलहदा कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो कुछ डेवलपमेंट उस तरह की चूंकि नहीं हुई, इसलिए पाकिस्तानी रियासत को खुद पाकिस्तान के हुक्मरानों ने खाना शुरू कर दिया है। जब पाकिस्तानी रियासत की इकोनॉमी जो है वो प्रॉफिट नहीं दे सकती, वो कमा के नहीं दे सकती, तो जी, फिर आपने दो चीजें की। नंबर वन तो ये कि आपने अपनी रियासत में करप्शन के जरिए, किक बैक्स के जरिए और जो है वो लूट मार का बाजार गर्म किया। और दूसरा आपने ये किया कि आपने अपने ही असासे बेचने शुरू कर दिए। यानी कि जब बेनजीर भुट्टो साहबा इकतदार में आई, तो उनकी सबसे जो फ्लैगशिप इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो प्राइवेटाइजेशन थी। उस वक्त मैं पीपल्स पार्टी में था और मैं रावलपिंडी पूरे डिवीजन का पीपल्स पार्टी का कल्चरल सेक्रेटरी था और हमने इसकी बड़ी मुखालफत की। यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि फारूक अंजुम पराचा, जो कि फारूक अंजुम पराचा थे या क्या उनका नाम, मुझे अब सही तरह जी, याद नहीं आ रहा, जी, जी। वो फाइनेंस मिनिस्टर थे जियाउल हक के। तो बेनजीर ने आके उसी जियाउल हक के ही फाइनेंस मिनिस्टर का जो बजट है वो पेश कर दिया। मतलब है कोई तैयारी नहीं कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने की, कोई विजन नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास। डंग टपाओ पॉलिसी है पाकिस्तान के हुक्मरानों की भी, और पाकिस्तान के जो अवाम है वो भी अब डंग टपाओ पॉलिसी ही है उनकी भी, कि इधर से टोपी घुमा दो, उधर से टोपी घुमा दो। तो बुनियादी तौर पर जो है वो पाकिस्तान अब रिफॉर्म की जो होती है ना, एक स्टेज होती है कि आप एग्ज़ैक्टली, रिफॉर्म्स के जरिए बेहतरी ला सकते हैं, वो स्टेज एग्ज़ैक्टली। गुजर चुकी है। अब तो रेवोल्यूशनरी चेंजेस की जरूरत है और वो नहीं आ सकती पाकिस्तान में, इसलिए कि
उस किस्म के रेवोल्यूशन को लीड करने के लिए एक मैच्योर वर्किंग क्लास पार्टी जिसके साथ किसान जो है उसका एलाई बने, ऐसी पार्टी की राइट। तामीर ही नहीं हुई पाकिस्तान में। तो मुझे तो अब आगे जो नजर आता है वो यही है कि पाकिस्तान जो है वो अनार्की की तरफ जाएगा। इकोनॉमिक अनार्की तो ऑलरेडी मौजूद है। जी। जैसे अभी गवर्नमेंट गवर्नमेंट भी कह रही है कि हमारे दोस्त मुल्क जो है, नाम उन्होंने नहीं लिया लेकिन जाहिर है हम समझते हैं वो चाइना ही है, कि उन्होंने मजीद लोन देने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा कि उसकी जगह हम आपके जो नेशनल एसेट्स हैं उनमें शेयर्स बाय कर लेते हैं। तो राइट। हालात काफी खराब हैं। अच्छा सर, ये वाली चाइना की आपने बात की, आईएमएफ ने कहा कि आप चाइना से मजीद बोरो नहीं कर सकते, और चाइना ने क्या कंडीशन लगाई? चाइना ने कहा कि अगर आपको आईएमएफ पैसे दे देता है तो उसके बाद शायद हम सोच सकते हैं कि हमने आपको पैसा देना है कि नहीं देना। सेम जवाब सर सऊदी अरेबिया से आया। मतलब हमने कभी लास्ट 75 इयर्स में कभी हमने सोचा कि मतलब खुद भी हमें कुछ करना है, या हमेशा से कभी वॉशिंगटन की तरफ देखेंगे, कभी रियाद की तरफ, कभी बीजिंग की तरफ, कभी दोहा की तरफ, कभी किसकी तरफ देखेंगे, लेकिन अपने अगर नहीं देखेंगे तो अपने गिरबान में नहीं झांकेंगे। शायद ये मेन रीजन है इस सिचुएशन में पहुंचने की। देखिए 1968 में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा उभार आया था जिसके नतीजे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है वो इक़्तिदार में आए 1971 में। अब वो मैं उस जी। बहस में नहीं जाना चाहता कि वो मुजीबुर रहमान साहब का हक था इक़्तिदार में आना या भुट्टो साहब का था। जी। वो इस प्रोग्राम का जो है मौज़ू नहीं है। बिल्कुल। मौज़ू आपका सवाल है कि यहाँ पे ये सारा कुछ जो है क्यों ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान पहुँच गया और क्या और कभी सब किसी ने इनकारी कोशिश। क्यों है सर? सब दोस्त ममालिक इनकारी हैं आज। हाँ, उसकी वजह तो आपके सामने ही है कि ज़ाहिर है आप भी अगर कोई आपसे कर्ज़ा माँगेगा तो उसी को कर्ज़ा देंगे जिसके पास कोई जॉब होगी या जिसको आप देखेंगे कि यार ये कल को मेरे पैसे वापस भी कर सकता है या नहीं, वरना आप भी कोई बहाना बना देंगे। जी। पाकिस्तान में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो सरकार बनी थी, वो एक वाहिद ऐसी सरकार थी जिसने किसी हद तक कोशिश की थी पाकिस्तान के अंदर ऐसे इकोनॉमिक रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स लाने की, जो अगर सही तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाता तो हो सकता है कि आज पाकिस्तान जो है उसकी जो इकोनॉमिक सूरत-ए-हाल है वो काफ़ी स्टेबल होती। उन्होंने पूरी कोशिश की थी नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ को मिला के और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को मिला के एक थर्ड वर्ल्ड बैंक बनाने की कोशिश की, थर्ड वर्ल्ड मार्केट के कायम करने की कोशिश की ताकि हम आपस में ट्रेड कर सकें। एक करेंसी का उनका प्रोग्राम था कि हम जब करेंगे आपस में ट्रेड तो हो सकता है डॉलर को छोड़ के अपनी-अपनी करेंसियों में ट्रेड करें, बहुत कुछ हो रहा था। लेकिन भुट्टो साहब को हटा दिया गया, मार्शल लॉ आ गया और मार्शल लॉ जब आया है तो उस वक़्त ये सूरत-ए-हाल थी कि मुझे याद है जब मुझे अ, एजिटेशन के दौरान गिरफ्तारियाँ हुई हमारी और मुझे गिरफ्तार किया गया, 1 साल कैद 5 करोड़ की सज़ा दी, 17 साल मेरी उम्र थी। तो मुझे अभी तक याद है जेल में जो लड़के थे वो बता रहे थे कि जी कोड़ा 1000 रुपए का बिक रहा है। यानी कि अगर आपको फौजी अदालत से 15 करोड़ों की सज़ा हुई है और आप 15,000 रुपया उसको दे दें हुँ। अंडर द टेबल, हुँ, तो हुँ। आपके कूड़े मनसूख हो जाएँगे। ये तो यार सूरत-ए-हाल थी, करप्ट आर्मी, करप्ट ब्यूरोक्रेसी, करप्ट पॉलिटिकल पार्टीज़, तो फिर आप क्या तवक्को कर सकते हैं पाकिस्तान से? पाकिस्तान जो है इसको अगर बचाना है किसी ने, अगर आप चाहते हैं मतलब है कि जी। पाकिस्तान जो है इसकी इकोनॉमी को बचाया जाए, लोगों को रिलीफ मिले, तो फिर आपको ये जो आप करते हैं ना कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला बनेगा या हमज़ा शहबाज़ वज़ीर आला बनेगा और फिर वो हुँ। जो है ब्रेकिंग न्यूज़ें बनती हैं और सारे यूट्यूब वाले भी उसी के पीछे चल जी, पड़ते हैं। बिल्कुल। ये आपको स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, आपको फिर जो है गवर्नमेंट मुंतकिल करनी पड़ेगी, सही तरीके से आपको गवर्नमेंट जो है वो देनी पड़ेगी अवाम को और उसको कहते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटाइज़ेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मैं समझता हूँ। वो ये है कि आपके जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे आपके खेत है, जो अनाज उगाते हैं, सनत है, जी। बैंक है, ये जितना कुछ है इसकी डेमोक्रेटाइज़ेशन होनी चाहिए। इसके अंदर लोगों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। जी। आप तो लोगों के पैसे बैंक में लोग जमा कराते हैं, आप वापस करने से इनकार कर देते हैं। पीओजेके में हमारे लोगों की पेंशनें जो थी, पोस्ट ऑफिस लेने गए, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का स्टेट बैंक ले गया पैसे हमसे सारे, उनको ज़रूरत थी तो हमारे पास तो पेंशन देने के पैसे नहीं है। तो वो ट्रस्ट ही नहीं है। इस कहीं किसी लेवल पे ट्रस्ट नहीं है, कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए भी तैयार नहीं है, छोटी इंडस्ट्री साबुन की फैक्ट्री लगाने के लिए भी तैयार नहीं है। ये वो कहता है कि इतने सारा रेड टेप है, कभी कोई आ जाएगा टैक्स लेने, कभी कोई आ जाएगा कुछ लेने।
तो बहुत बुरे अच्छा हालात है इस वक्त। अच्छा, एक इमरान खान साहब कल रात को एक स्पीच कर रहे थे और पूरे पाकिस्तान में लोग बैठे हुए पेशावर, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में देख रहे थे उसको। उसमें उन्होंने एक बात की कि मैं मुज़ाकरात कर सकता हूँ, मैं बातचीत कर सकता हूँ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ, बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ या बाकी जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, लेकिन मैं बात नहीं करूँगा इन चोर और डाकुओं के साथ। आसिफ अली ज़रदारी साहब, मियाँ साहब और उसके साथ मौलाना फजल रहमान साहब। सर, इन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं कि मतलब लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारे जैसे कि हिटलर वाली पॉलिसी है। इज़ इट ट्रू? और इमरान खान साहब आपको लगता है कि वो सही नज़र आ रहे हैं, वो वाक़ई जो है ये बस इन्होंने ही लूट-मार की हुई और मुल्क का बेड़ा गर्क किया हो? देखें, पहली बात तो ये है कि ये तो साइड ट्रैकिंग है इमरान खान की तरफ से कि वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से बात कर सकते हैं और वो बलोचों से बात कर सकते हैं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान तो खैबर पख्तूनख्वा को जब तक पाकिस्तान से आज़ाद नहीं करा लेते और अफ़गानिस्तान में वापस शामिल नहीं कर लेते, इससे कम पे तो वो बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है। दूसरी चीज़ बलोचों की है, बलूचिस्तान वालों ने क्लियर कट कह दिया कि एक ही पॉइंट एजेंडा होगा मुज़ाकरात का, और वो होगा कि पाकिस्तान जो है वो हमें आज़ादी दे। तो ये बात मुझे नहीं समझ आती कि इनकी इस गुफ्तगू का क्या मतलब है। जहाँ तक नवाज़ शरीफ का ताल्लुक है और आसिफ अली ज़रदारी साहब का ताल्लुक है, देखें ना, कितनी हमारी बदकिस्मती है कि पिछले 40 साल से हमारे पास कोई लीडर ही नहीं पैदा हुआ। हाँ। यानी जो एक एक ही पीढ़ी चली आ रही है, अब बिलावल भुट्टो साहब है, चलो अच्छी बात है, वो वज़ीर ख़ारिजा हैं या जो भी हैं। लेकिन भाई आपके फैमिली जो है, काफ लीग की फैमिली, नून लीग हाँ, फैमिली, पीपल पार्टी फैमिली, बिल्कुल। इस फैमिली से बाहर मौलाना क्यों साहब नहीं? की फैमिली, मौलाना साहब मुस्तफा की खान फैमिली, साहब की उसकी फैमिली। वजह उसकी वजह ये है कि आपने जो पॉलिटिकल प्रोसेस कॉलेजों में था स्टूडेंट यूनियन का, वो स्टूडेंट यूनियन पॉलिटिक्स जो थी वो नर्सरीज होती हैं, किसी नेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के लिए नर्सरी का काम करती हैं, वो आपने जिया हक के जमाने से बंद रखी हुई है, 40 साल से ज्यादा हो गए। तो आपने कहीं कोई ट्रेनिंग का रास्ता ही नहीं दिया। मदरसों में जहां आपने ट्रेनिंग दी है उसका नतीजा आपके सामने है, तहरीक लबैक पाकिस्तान है और जादी है हर जगह, और इमरान खान को भी अपनी तकरीर जो है वो कलमे से शुरू करनी पड़ती है और कलमे पर खत्म करनी पड़ती है। तो ये उसका सारा रिफ्लेक्शन है। और पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी जो ताकत है, खामोश ताकत, वो प्रोग्रेसिव लिबरल लोगों की है, जिनको किसी हद तक मैं समझता हूँ आसमा जहांगीर जैसे लोग उनकी नुमाइंदगी करते थे। लेकिन बिल्कुल। वो भी खामोश हैं क्योंकि पार्टी नहीं है, एक एक सियासी जमात नहीं है जो उनके उमंगों के तर्जुमान बनकर सामने आ सके, इसलिए वो भी बिखरे हुए खामोश बैठे हैं। ना वो वोट डालते हैं, ज्यादा से ज्यादा पीपल पार्टी को वोट डाल देते हैं या खैबर पख्तूनख्वा में अवामी उसको डाल देते हैं, जी, जवान नेशनल पार्टी को। नेशनल अवामी पार्टी वालों को वोट डाल देते हैं। इससे आगे कोई काम नहीं है। तो अब सोचना जो है चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को ये सोचना चाहिए कि उन्होंने किस तरफ जाना है। उन्होंने माशी तौर पर तो तबाही आ गई है, अब सियासी तौर पर उन्होंने किस तरफ जाना है। हुँ। उन्होंने ये जिहाद और इस्लाम और ये जो इमरान खान डुगडुगी बजा रहे इस तरफ जाना है, या उन्होंने इस तरफ जाना है जिस तरफ शहबाज शरीफ उनको लेके जा रहा है कि इधर से मांग लो उधर से पकड़ लो। जैसे उनकी वीडियो इमरान खान ने भी जलसे में दिखाई थी जिसमें वो कह रहे थे कि आप समझेंगे मैं मांगने आया हूं लेकिन मजबूरी है। भैया आप मांगना छोड़े, आप डिफॉल्ट करें। मैं आपको बता रहा हूं फरक भाई, अगर पाकिस्तान को किसी ने निकालना है ना इकोनॉमिक क्राइसिस से, द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस इज टू डिफॉल्ट, टू जस्ट डिक्लेयर देमसेल्व्स बैंकरप्ट, स्टार्ट अगेन फ्रॉम अ क्लीन स्लेट। 3-4 साल आपको कोई लोन नहीं देगा तो आपको अभी भी तो कोई लोन नहीं दे रहा, जी। लेकिन कम से कम जो आपकी थोड़ी बहुत जीडीपी चल रही है उस वो सारी की सारी आपकी डेट सर्विसिंग में जा रही है, हुँ। वो तो आप बचा सकते हैं, उससे आप दोबारा मईशत को खड़ा करें। इसके अलावा मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी है। 1971 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश जो है, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना। राइट नाउ 50 इयर्स उनको हुए, लेकिन उनके पास एक काफ़ी बेहतर लेवल पे रिज़र्वायर्स हैं, फॉरेन रिज़र्वायर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, लोन्स नहीं है उनके जो पे बैक करने हैं बहुत लंबे-चौड़े, हमारी तरह नहीं है। ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं। रीजन में ताल्लुकात अच्छे हैं, पाकिस्तान के अलावा सबके साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हैं, जिसमें सबसे इंडिया नंबर 1 पे है, बाकी चाइना या बाकी कंट्रीज़। हम
क्या कर रहे हैं हम? क्या हमेशा वो जिसे कहते हैं कि अगर किसी अगले का मुंह लाल है तो हमने अपने मुंह पे चपेड़े मार दिए तो उसको लाल करना है। तो हम ये तजुर्बात क्यों करते हैं कि यार अभी मजा नहीं, चस नहीं आई हमें, हमने करके छोड़ना है। हाँ, पत्थर चाट के आऊंगा मैं। वो एग्जैक्टली। बात बात ये है कि बांग्लादेश ने की कामयाबी का राज सिर्फ एक चीज में है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, और कोई उन्होंने जादूगरी नहीं की। वो ये है कि उन्होंने अपनी रियासत को सेकुलर बनाया, इस्लाम को उन्होंने रियासत से अलग कर दिया, और फिर उन्होंने जमात इस्लामी के और बाकी जो लोग 1971 में बंगालियों के वॉर क्राइम्स में शामिल थे, उन लोगों को उन्होंने फांसियां दे के एक मैसेज दे दिया सोसाइटी को कि भाई यहाँ पे मजहब के नाम के ऊपर जो है ना, वो कोई किसी किस्म का व्यापार जो है उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। तो फिर दूसरी चीज आ जाती है कि उनकी जो वहां पे लेबर है वो सस्ती है। तो गारमेंट इंडस्ट्री में जो बूम आया 80s में और 90s में, उसमें बांग्लादेश को काफी फायदा हुआ। तो एक तो ये है, और दूसरी बात जो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, देखिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इस वक्त जो पाकिस्तान है, इसको डिफॉल्ट हो जाना चाहिए। और मैं आज से नहीं कह रहा, मैं ये तकरीबन 7 साल से कह रहा हूं, मेरे आर्टिकल्स मौजूद है, डिफॉल्ट विद डिग्निटी और डाई इन डिसग्रेस, आप चेक कर सकते हैं। और मैं उसमें लिख चुका हूं, उस वक्त आसिफ जरदारी की गवर्नमेंट थी मैं, और वो डेली टाइम्स पाकिस्तान में छपे आर्टिकल्स। ओके। मैंने लिखा कि भाई आपके पास कोई इकोनॉमिक जो है वो ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई आपने अपने लिए रास्ता नहीं खोदा कि इस रास्ते से हम निकलेंगे। आपको डिफॉल्ट हो जाना चाहिए बाइज्जत तरीके से, वरना जलील होंगे आप। और आज जलील हो रहे हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान जलील हो रहा है। तो ये डिफॉल्ट करना जो है, और बैंकरप्ट अपने आप को डिक्लेयर करने के लिए एक रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट चाहिए। इमरान खान नहीं कर सकता। इमरान खान इज नॉट अ रेवोल्यूशनरी, इमरान खान इज अ डेमोगॉग। वो तो एक राइट विंग रिएक्शनरी डेमोगॉग है, वो रेवोल्यूशनरी नहीं है। ये वो रेवोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ जो नीचे से आता है, वो रेवोल्यूशन। उस राइट। रेवोल्यूशन की तैयारी नहीं की किसी ने पाकिस्तान में, और आज अच्छा भुगत डॉक्टर, रहे। बिल्कुल सही है। और ये मतलब एक दिन की कहानी नहीं है, 1947 से शुरू हुई और होते जो टाइम बॉम्ब था, अब ऐसा लगता है कि वो शायद फटने वाले, उसका टाइम आ गया। ठीक है, हम क्योंकि एटम बम का तो लेके फिर रहे होते हैं, लेकिन ये कि हमें ये कभी ख्याल नहीं रहा कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है जो हमारी खुदा न खास्ता तबाही की तरफ हमें लेके जा सकता है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, राजनाथ सिंह साहब डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कुछ दिन पहले उनका एक स्टेटमेंट आया था कश्मीर के हवाले से, उस पे पाकिस्तान ने बड़ा रिएक्शन दिया, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने, कि दिस इज अ डिस्प्यूट एरिया, और ये वर्ल्ड वाइड मतलब जिसको कहते हैं कि एक्सेप्ट किए गए ये बात की ये डिस्प्यूटेड एरिया है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में। सर कैसा देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो आवाज किसी जमाने में बहुत दूर तक जाया करती थी, डू यू थिंक कि अब वो आवाज उन ऐवानों में जाके गूंज सकती है जहां पे पहले गूंजा करती थी? देखिए, पाकिस्तान की, पहले आपने कहा कि आवाज बहुत दूर तक जाती थी, इस वक्त पाकिस्तान की चीखें बहुत दूर तक जब सुनाई दे रही हैं। हम्म। मुआशी बहरान की वजह से पाकिस्तान की चीखें, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो इंटरनेशनल हम्म। फेलियर है पाकिस्तान का, उसकी वजह से ये चीखें। यानी आप देखें ना, पाकिस्तान में इकोनॉमिक सेक्टर से लेके फाइनेंस का सेक्टर से हम्म। लेके फॉरेन सर्विस का सेक्टर ले लें, कोई सेक्टर ले लें, उसमें कोई क्वालिटी का कोई स्पोक्स पर्सन, कोई स्टेट्समैन आपको नजर आता है कहीं? कोई नजर नहीं आता, क्योंकि हम्म। आपने वो इंस्टीट्यूशन तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए, जहां से ऐसे स्टेट्समैन पैदा होते थे। आपने फांसियां दी लोगों को, कोड़े मारे, जेलों में डाला। गद्दार का फौरन आप टाइटल जो है जेब में ऐसे रखा जैसे वो फुटबॉल के मैच में रेड कार्ड होता है, वो बिल्कुल। फौरन आप निकाल के दिखा देते हैं, खिलाड़ियों को बाहर कर देते हैं। तो कैसे आप फिर ये तवक्को करते हैं कि दुनिया में कोई आपकी बात को संजीदगी से लेगा? जहां तक डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट का ताल्लुक है, देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान को कश्मीर का मसला जो है वो हल करना पड़ेगा, और क्योंकि ये मसला भी पाकिस्तान ही का पैदा करता है। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने हमला किया था, इंडिया ने नहीं। तो पाकिस्तान को ये मसला हल करना चाहिए। आपने बड़ा अच्छा आखिरी सवाल ये किया, क्योंकि इससे एक और चीज भी लिंक है, वो ये कि अगर पाकिस्तान भारत के साथ बैठकर कश्मीर के मसले को हल करता है, यानी गिलगित बल्तिस्तान और
सो कॉल्ड आजाद कश्मीर जो है ये वापस इंडिया को देता है, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइंड ऑन 26 अक्टूबर 1947, तो फिर कम से कम ये जो हाथी पाला हुआ है आपने, फौज का इतना बड़ा हाथी, ये आप हाथी को छोटा कर सकते हैं और फिर आप भारत के साथ फुल ट्रेड कर सकते हैं। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन की मार्केट है भाई। आप में कोई पागल ही होगा जो अपने बगल में इतनी बड़ी मंडी को छोड़ के तो यूरोपियन यूनियन से कह रहा है GSP+2 में। यार मुझे समझ नहीं आता इनके दिमाग कहाँ, गिट्टे में इनका दिमाग, किधर है इनका दिमाग। ये इसलिए कि इनको अवाम की कोई परवाह नहीं है। देखिए ना, शहबाज शरीफ तो अभी भी वही खाना खा रहा है जो पहले खाता था। वो तो बिल्कुल। अमीर लोग हैं। जरदारी साहब भी अमीर आदमी हैं, गाड़ियां भी उनके पास हैं, AC भी, सारा कुछ सब है। कुछ है। वो मारा तो आप जैसा और मेरे जैसा आम बंदा जा रहा है। पाकिस्तानी है, आम पाकिस्तानी हम जैसा। 99% तो हम जैसे लोग हैं ना, आप 1% ये जैसे होंगे। पाकिस्तानी और हमारे जैसे जो गुलाम एग्जैक्टली। कश्मीरी हैं, हम मारे जा रहे हैं ना। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि इनको आप ये सोचे जरा, वैसे कभी गाड़ी चलाते हुए या नहाते हुए इंसान जी सोचता जी है जी, या बिल्कुल अकेले में बैठ के आप बिल्कुल। सोचें कि 1.4 बिलियन की मार्केट है, आबादी, जी। मंडी लेकिन आपके लेकिन बगल में, लेकिन सर, और प्रोग्राम आप का टाइम उसको खत्म उसी कर को रहे हैं डॉक्टर दुश्मन साहब। बनाया हुआ है। ये बात आपकी मैं बिल्कुल आपसे, मैं इस बात पे एग्री हूं कि हम मतलब अमेरिका से तो करके मतलब कर रहे होते हैं, लेकिन साथ में बिल्कुल दीवार के साथ जो 2 घंटे की टोटल ड्राइव पे हम मतलब चीज दे भी सकते हैं और उनसे ले भी सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर रहे। लेकिन सर, डिस्प्यूट को हिंदुस्तान भी तो ये कहता है, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं हिंदुस्तान में, आपकी भी बहुत दोस्ती है लोगों से, लेकिन वो कहते हैं सर ये डिस्प्यूट है ही नहीं। तो मतलब जब अगर डिस्प्यूट हम मानेंगे तो फिर बैठेंगे, और वो कहते हैं जी हम तो आपसे बात ही नहीं करना चाहते। तो ये भी तो सर एक रीजन है। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान की गलती नहीं होगी, या फिर मतलब हिंदुस्तान बिल्कुल ठीक है पाकिस्तान सारा गलत है, या पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है हिंदुस्तान सारा गलत है, ये बिल्कुल नहीं है। दोनों की कुछ ना कुछ तो है, लेकिन सर कहीं ना कहीं बैठने की जरूरत तो पड़ेगी ना, कि मतलब कहीं से तो ये बात शुरू बैठना करनी है तो ना। पड़ेगा, एग्जैक्टली। बैठना तो पड़ेगा, बैठे बगैर बात नहीं होगी। और एग्जैक्टली। ये अगर देखें, डिस्प्यूट तो है, अगर जी डिस्प्यूट ना हो तो लाइन ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब है? जी डिस्प्यूट ना हो तो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग क्यों हो रही है? डिस्प्यूट जी। ना हो तो राजनाथ सिंह को बार बार ये कहने की क्या जरूरत पड़े कि POJ और गिलगित बल्तिस्तान जो है वो भारत का टू टांग है? पाकिस्तान को क्या जरूरत है कहने की, फिर अगर डिस्प्यूट ना हो कि ये हमारी शहर आ गया है? मतलब एग्जैक्टली। डिस्प्यूट तो है ना ये। अब आप छोड़े कि कुछ लोग नहीं मानते इसको कि डिस्प्यूट है या नहीं है, उन लोगों को छोड़े आप जो नहीं मानता। मसला तो ओके। मौजूद है। जी बात यह है कि पाकिस्तान को ये जहन बना के टेबल पे आना पड़ेगा कि पाकिस्तान व्हाट व्हाट आर दे ऑफरिंग। जब मैं और आप डिस्कस करेंगे कोई हम्म चीज तो मैं अपनी तरफ से कुछ लेके आऊंगा ना कि भाई ये हम्म मेरी ऑफर है, आप हम्म उधर से लाएंगे ये मेरी ऑफर है, हम कहीं हम्म बीच में फिर कॉम्प्रोमाइज करेंगे। जब जी पाकिस्तान बैठता ही नहीं है, अभी भी टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स मेरे घर के पास वहां मीरपुर में और मुजफ्फराबाद में चला रहे हैं। और यार खुदा के लिए हमारी जान छोड़ो, हमें बदनाम कर दिया पूरी दुनिया में कश्मीरियों को। हम इतने पुरअमन लोग हैं, इतने पुरअमन लोग हैं कि हम तो चींटी नहीं मार सकते। और पूरी दुनिया में ये है कि जी कश्मीर में हमने आतंक फैलाया हुआ है। हमने कोई आतंक नहीं फैलाया भाई। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोग बहुत शरीफ लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, मजदूरी करने वाले, दुकानों पे, रेस्टोरेंट्स में, आगे पीछे, मिडिल ईस्ट में जॉबे करने वाले लोग हैं, यू नो। तो सही। हम दहशतगर्द नहीं है। ये तो पंजाब से जो है ला के और खैबर पख्तूनख्वा से ला के वहां दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देते हैं और फिर बॉर्डर पार कराते हैं। तो ये काम बंद होना चाहिए। सबसे पहले तो ये करे ना पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान सीरियस है तो। सर क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, वरना फिर इस पे मजीद भी डिस्कशन हम कर सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान का तो जनरल बाजवा साहब और इन लोगों ने बात की। जहां तक बात है कि बॉर्डर क्रॉस जो इंटरफेरेंस है पाकिस्तान की तरफ से, या फिर उनकी तरफ से कुछ ऐसी चीजें हैं। 1 साल हो गया तकरीबन, कहते हैं कि क्रॉस फायरिंग रुकी हुई है, और शायद उस तरह की इंटरफेरेंस भी कम हुई है। लेकिन कहां पर जाकर बैठा जाता है और कहां पर इस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों कंट्रीज के लिए, और मेरे ख्याल इस पूरे रीजन के लिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। ठीक हो।